नमस्कार बच्चों। अभी इससे पहले के लेक्चर में मैंने आप लोगों को रसारोहण या किस प्रकार एक्सेंट ऑफ सैप होता है तो वो हमने देखा था, हमने समझा था कि कौन कौन से सिद्धांत है, कौन कौन सी थ्योरीज उनमें है। अब जब पानी ऊपर चला जाता है, जल जो है वो पत्ती में पहुंच जाता है, तो वहां से एक ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है वो शुरू होती है। अब ये वाष्पोत्सर्जन क्या है अगर हम देखें तो मेयर ने 1956 में के अनुसार पादप जो है वो अपने भार से 100 गुना पानी वाष्पीकृत कर लेता है और यह अनिवार्य है, क्योंकि यदि अगर ये नहीं है तो पानी जो ट्रांसपिरेशन पुल जो हमने देखा जो क्रिएट होता है जिससे कि जैसा रसारोहण हो पाता है तो वो नहीं हो पाता। तो इसलिए ये एक नेसेसरी इविल है, इसको हम अनिवार्य अहित कह सकते हैं और इसके कई फायदे हैं। पानी जो है, जल जो है वो तो वाष्पीकृत होके एटमॉस्फेयर में चला जाता है, वो जो है वो पादप से या पौधे से निकल जाता है, पर उससे क्या फायदे होते हैं? एक तो ये कि रसारोहण हो पाता है, दूसरा ये कि पौधे के चारों तरफ एक नमी का आवरण छाया रहता है, जिससे कि गर्मी में भी पौधे जो हैं वो जीवित रह पाते हैं, वरना सारे पौधे जो हैं वो जल जाएं। तो ये एक बहुत जरूरी क्रिया है और जो कि पौधों में होती है। आपने देखा होगा कि गर्मियों में अगर हम पेड़ के नीचे पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं तो वहां पे हमें काफी ठंडक महसूस होती है, ये क्योंकि वहां पे वाष्प होती है। तो वाष्पोत्सर्जन जो है वो कहाँ से होता है? मेनली जो है वो होता है पत्तियों से। अब कई जो है तने से भी होता है। तो हम देखते हैं कि कितने प्रकार के वाष्पोत्सर्जन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले उपचर्मी या क्यूटिकल जो है वो पूरी एक मोमी परत होती है जो पत्तियों में तने पे ऊपर पाई जाती है, जो वाष्पोत्सर्जन को जो है वो रोकती है एक प्रकार से। तो पर उसमें से भी कुछ वाष्पोत्सर्जन जो है वो हो जाता है, पर ये बहुत कम होता है और ये केवल 5 से 10% होता है। दूसरा जो है वो वात रंध्री वाष्पोत्सर्जन यानी कि लेंटिसल्स क्या होते हैं? लेंटिसल्स जो हैं वो तने में पाए जाते हैं। आप पढ़ेंगे कि तना जो है वो शुरू में पतला होता है, पर जब उसमें वृद्धि होती है, इसको कहते हैं द्वितीयक वृद्धि। तो द्वितीयक वृद्धि जब होती है तो उसके बाद बाहर की तरफ तनों में आपने देखा होगा बाहर की तरफ एक उसमें क्या आता है? एक आवरण, मोटा बार्क जिसे हम कहते हैं, छाल। तो वो छाल जो है उसके बीच में कई रंध्र पाए जाते हैं और ये रंध्र जरूरी होते हैं, वरना अंदर की जो कोशिकाएं हैं तने की वो मृत हो जाए, उनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो नहीं हो पाए। तो ये जो है ये लेंटिसल्स कहलाती है, जो कि तने में, मोटे तने में पाए जाते हैं। पर इसमें से भी जो वाष्पोत्सर्जन है वो बहुत कम होता है, ये केवल 1% होता है। मेनली जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो रंध्री होती है, यानी कि स्टोमेटल। अब स्टोमेटा जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? ये पत्तियों में पाए जाते हैं। 2 प्रकार की पत्तियां होती हैं, हमें पता है। एक जो है वो डॉर्सीवेंट्रल और आइसोबाइलेटरल लीव्स। डॉर्सीवेंट्रल जो है वो डाइकॉट्स में पाई जाती हैं, जिसमें कि ऊपरी और निचली सतह होती है। अब ऐसी पत्तियां जिनमें ऊपरी और निचली सतह होती है तो रंध्र जो है वो निचली सतह पर पाए जाते हैं। और आइसोबाइलेटरल लीव जिनमें दोनों तरफ ही स्टोमेटा होते हैं, जो कि घास में पाया जाता है, उसमें दोनों ओर से ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। तो अब अगर रंध्र
का हम स्ट्रक्चर देखें तो रंध्र से वाष्पोत्सर्जन करीब 90% वाष्पोत्सर्जन रंध्र ही होता है। तो रंध्र पत्ती का अगर हम काट देखें तो ऊपरी अपर एपिडर्मिस है ना, जिसे हम कहते हैं, और इसमें कोई रंध्र नहीं होते डॉर्सी वेंट्रल लीफ में, और निचली सतह जो है लोअर एपिडर्मिस में देखो ये रंध्र है ना? अब रंध्र और इसके बीच में ये वेन्स हैं। ये क्या है? जो शिराएं, वेन्स, जिनमें बीच में जाइलम और चारों तरफ फ्लोएम होता है। ये जो वेस्कुलर बंडल है इसके चारों तरफ ये देखो इसकी परत है, और जो पत्ती है उसमें ऊपरी ये जो है ये पेरिसेड सेल जो बड़े आकार की होती हैं, और नीचे ये जो कोशिकाएं हैं ये इसमें बीच बीच में एयर स्पेसेस है ना, इसको हम स्पॉन्जी पैरेन्काइमा कहते हैं। तो ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा और पेरिसेड सेल्स क्या है? इनमें क्लोरोफिल है। ये जो मैंने डॉट्स बनाए हैं ये क्लोरोफिल दर्शाते हैं। तो ये क्लोरोफिलस है, ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो स्टोमेटा से होता है। अब स्टोमेटा का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये इस प्रकार का होता है, जिसमें कि 2 गार्ड सेल्स होती हैं ना। ये 2 गार्ड सेल्स जो हैं वो कैसी होती हैं? देख रहे हो तुम लोग, किडनी शेप्ड बीन आकार की होती हैं। और इनमें क्या विशेषता होती है कि एक तो इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, और दूसरी विशेषता ये होती है कि इसके अंदर की जो परत है वो मोटी होती है, बाहर की जो है वो पतली होती है। ये देख रहे हो, ये एक कोशिका है, ये 2 गार्ड सेल जो हैं ये दूसरी है ना। एक गार्ड सेल को अगर हम देखें तो बीन के आकार की दिख रही है ना, इसमें एक कोश केंद्रक दिख रहा है, और इसमें अंदर की परत ये देखो ये मोटी और बाहर की पतली, और इसके चारों तरफ इन दोनों कोशिकाएं जो गार्ड सेल्स हैं इनके चारों तरफ जो कोशिकाएं होती हैं उनको हम सब्सिडियरी सेल्स या एसेसरी सेल्स कहते हैं। तो होता क्या है कि क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी है और इसकी जो मोटी परत है, इससे जब सेल जो है ये कोशिका जो है वो टर्जिड हो जाती है, स्फीत को पूरी तरह से हो जाती है, तो ये पतली जो यहाँ से इसकी भित्ति है वो फूल जाती है और बीच में स्पेस बन जाती है ना। तो ये जो रंध्र हैं, जो पोर हैं, वो इस कारण से बनते हैं। यदि अगर एक सी हो दोनों तो ये रंध्र नहीं बन पाए। तो ये इसका विशेष आकार है जो गार्ड सेल्स में पाया जाता है। अब इसका ये लेने के बाद इसकी जो 2 विशेषताएं हैं स्टोमेटा की, कि जो गार्ड सेल्स हैं इनमें एक तो क्लोरोफिल है और एक इसमें जो थिकनिंग है, जो भित्ति है, वो अंदर जो है वो मोटी है और बाहर जो है वो पतली है। तो ये विशेषता इसमें पाई जाती है। अब अगर हम रंध्रीय गति विधियों को देखें तो हम पाएंगे कि इसमें मेनली 2 थ्योरीज, 2 सिद्धांत दिए गए। एक तो पहला स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन या स्टार्च शुगर हाइड्रोलिसिस थ्योरी जो लॉयड और सायरे ने दी थी, और उसके बाद दी गई एक्टिव पोटेशियम ट्रांसपोर्ट थ्योरी जो आजकल मान्य है। ये लेविट ने 1974 में दी थी। तो अब हम देखते हैं स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन थ्योरी। स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन थ्योरी के अनुसार जो है लाइट जब होती है, यानी कि जब दिन होता है, रोशनी होती है, तब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स में परिवर्तित हो जाती है ना। कार्बोहाइड्रेट्स में कैसे होती है, जो
क्रिया होती है फोटोसिंथेसिस की, उसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो गार्ड सेल्स की अगर हम बात करें तो गार्ड सेल्स में फिर कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो गई, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होने से पीएच जो है वो बढ़ जाता है। अब पीएच जब बढ़ जाता है तो स्टार्च जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और ग्लूकोज जो है वो ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस माना जाता है। इसके कारण ओपी इंक्रीज हो जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, और जो कोशिका जो स्टोमेटा है वो खुल जाते हैं, क्योंकि सेल जो है वो टर्जेंट हो जाती है। जब ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया तो सेल जो है वो, जो कोशिका है वो टर्जेंट हो जाती है, स्फीतिक हो जाती है, और वो गार्ड सेल जो है वो खुल जाते हैं। अब इससे उल्टा रात में होगा। रात में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है कोशिकाओं में श्वसन के द्वारा जो उत्पन्न हो रहा है वो वहीं रह रहा है ना, और क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट्स में परिवर्तित नहीं हो रहा है, इससे जो CO2 जो है वो H2O से मिलकर एसिडिक, ये कार्बोनिक एसिड बना लेता है, तो एसिडिक हो जाता है। अब एसिडिक में जो पीएच है वो कम हो गया, और इस पीएच कम की वजह से जो ग्लूकोज है वो स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है, और स्टार्च जब हो जाता है तो ये नॉन ऑस्मोटिक सब्सटेंस है, इससे ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है, और इसके कारण जो है जो ये है स्टोमेटा वो बंद हो जाते हैं। तो इसलिए ये कहा जाता है कि रात में जो स्टोमेटा है वो बंद हो जाते हैं और दिन में खुल जाते हैं। अब ये जो सिद्धांत है इसमें कुछ कमियां पाई गई। इसमें मेनली जो कमी पाई गई वो ये थी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ये भी देखा गया कि रात में भी कई बार स्टोमेटा जो है वो खुल जाते हैं और ये पूरी तरीके से बंद नहीं रहते, जबकि ये थ्योरी कहती है कि पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। तो अब दूसरी जो थ्योरी दी गई वो एक्टिव पोटेशियम ट्रांसपोर्ट की दी गई। इस सिद्धांत में एक ये और बात थी, क्योंकि बाद में ये देखा गया कि पोटेशियम जो है वो गार्ड सेल्स में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, तो इनका कुछ रोल होना चाहिए, जो कि ये सिद्धांत नहीं दर्शाता। अब जो लेविट ने 1974 में दी थ्योरी एक्टिव पोटेशियम ट्रांसपोर्ट थ्योरी, इसके अनुसार पोटेशियम जो गार्ड सेल्स में पाया जाता है वो एक पंप बनाता है, हाइड्रोजन और पोटेशियम का पंप बनता है, जिसके कारण ये क्रिया जो है वो होती है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की जो क्रिया है जिससे वाष्पोत्सर्जन जो है वो प्रभावित रहता है, वो क्रिया इन्होंने अच्छी तरह से समझाई। अब इसके अनुसार क्या होता है कि लाइट में जब रोशनी होती है तो स्टार्च जो है वो मैलिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। मैलिक एसिड में परिवर्तित क्यों होता है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस की क्रिया इस समय हो रही है ना, तो मैलिक एसिड बनता है। अब मैलिक एसिड में मैलेट आयन और हाइड्रोजन आयन में ये विभाजित हो जाता है मैलिक एसिड, तो हाइड्रोजन आयन गार्ड सेल्स में होते हैं। अब ये गार्ड सेल्स में जो हाइड्रोजन आयन्स हैं ये क्या करते हैं कि ये जो एसेसरी जो सेल्स हैं यहाँ से पोटेशियम आयन्स जो है वो अंदर आती हैं और हाइड्रोजन आयन बाहर निकल जाते हैं। तो पोटेशियम जो आयन है वो ऑस्मोटिकली एक्टिव आयन है और इससे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है और स्टोमेटा खुल जाता है। तो ये थ्योरी ये कहती है, इसमें एटीपी भी खर्च होता है और मैलिक एसिड
जो है वो मैलेट आयन और हाइड्रोजन आयन्स में विभाजित हो जाता है। H आयन जो है वो गार्ड सेल में बनते हैं। अब ये क्रिया जो है वो कहाँ हो रही है? ये गार्ड सेल में हो रही है। गार्ड सेल में क्यों ये क्रिया हो रही है? यहाँ पे क्योंकि क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया कर रहा है और यही कारण है कि मैलिक एसिड यहाँ बन पा रहा है। बाकी की अगर हम पूरी एपिडर्मिस में देखें, पूरे जो ये बाह्य जो आवरण होता है किसी भी पत्ती का, इसमें कहीं भी क्लोरोफिल नहीं पाई जाती। केवल गार्ड सेल के अंदर ये जो क्लोरोफिल है ये पाई जाती है। तो अब रात में क्या होता है? जब अंधेरा होता है और रोशनी नहीं है तो मैलिक एसिड जो है वो नहीं बन रहा और हाइड्रोजन और पोटेशियम आयंस का एक्सचेंज नहीं हो पाता। अंदर केवल H आयंस ही रह जाती हैं और ये पंप जो है H पोटेशियम पंप जो है वो खत्म हो जाता है। इस कारण ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, जिससे कि जो गार्ड सेल्स हैं वो बंद हो जाती हैं और स्टोमेटा, क्योंकि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया तो ये फ्लैसिड हो जाती हैं। जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, वो फ्लैसिड हो जाती हैं क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया तो स्टोमेटा अपने आप बंद हो जाते हैं। तो ये दो सिद्धांत हैं जो स्टोमेटल मैकेनिज्म को समझाते हैं। अब हम लेते हैं एंटी ट्रांसपायरेंस। एंटी ट्रांसपायरेंस वो होते हैं जो कि ट्रांसपिरेशन को कम करते हैं, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करने में सहायक होते हैं। ये क्यों जरूरी है? ये गार्डनिंग में खास तौर से जो खेत होते हैं वहां पे किसानों द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं, जिससे कि पानी एक परत पौधों के ऊपर हो जाए और बाष्पोत्सर्जन जो है वो इतनी ना हो और पानी जो है वो ज्यादा फसलों को ना देना पड़े। तो बाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए कई पदार्थ हैं, जैसे कि प्लास्टिक, सिलिकॉन ऑयल, मोम, पीएमए कहलाता है फिनाइल म्यूक्रिक एसीटेट, एस्पिरिन, एबीए, एब्साइजिक एसिड। ये कुछ रसायन हैं जो एंटी ट्रांसपेरेंट्स कहलाते हैं। तो इनकी परत कई बार इसका छिड़काव किया जाता है किसानों द्वारा और बाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करने के लिए। ये ज्यादातर गर्मियों में ऐसा किया जाता है। अब ये हमने देखा बाष्पोत्सर्जन, जिसके अंदर वाष्प के रूप में पानी जो है वो बाहर निकलता है। अब एक और क्रिया पौधों में पाई जाती है, वो होता है गटेशन, जिसको कहते हैं बिंदु स्त्राव। अब ये जो गटेशन है, इसमें पानी जो है वो पानी के ड्रॉप्स के या बूंदों के रूप में बाहर निकलता है। ये क्रिया जो है वो ज्यादातर ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है, जहाँ पे बाष्पोत्सर्जन दर जो है वो नहीं होती। तो गटेशन यहाँ पे की क्रिया देखी जाती है। या अपने यहाँ सर्दियों में कुछ पौधों में ये देखा जाता है। स्ट्रॉबेरी में प्राइमुला जो पौधा है स्ट्रॉबेरी का, उसमें ये बहुत देखा जाता है। ऐसे ही एलोकेशिया, उसमें भी सर्दियों के मौसम में इसको देखा जाता है कि पौधों में जो पत्तियां होती हैं उसमें चारों तरफ जो है वो पानी की ड्रॉप्स दिखाई देती हैं इस तरीके से। तो इसको गटेशन कहते हैं। ये अगर हम इसका काट देखें तो इसमें गटेशन जो है वो इसमें भी एक गार्ड सेल होती है और गार्ड सेल इसको हाइडाथोट कहते हैं, हाइडाथोट। और उसके नीचे ये एपिथेम जो
टिश्यू है ये पैरेनकाइमेटस होता है, पैरेनकाइमेटस होता है ये। और इसका अगर देखे काट है तो इसमें देखो, क्योंकि ये जो बूंदे हैं पानी की, जो बूंदे हैं ये वेन एंडिंग्स पे जो शिराएं हैं उनके शीर्ष पे बूंदे जो है वो बनती हैं। तो ये कैसे निकलती हैं, ये जैसे ये है वेन्स है ना, ये शिराएं हैं और इनका यहाँ पे ये ओपनिंग है, हाइडरथोड है, यहाँ से ये बूंदे जो है वो बाहर इस तरीके से निकलती हैं। और ये काट में दिख ही रहा है कि ये देखो क्लोरोफिलस सेल्स पत्ती की, और ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा और ये जाइलम, और यहाँ से ये पानी जो है वो निकल रहा है। तो ये गटेशन या बिंदु स्राव जो है वो सर्दियों में या पहाड़ी प्रदेशों में देखा जाता है। अगर हम इसको तुलना करें कि ट्रांसपिरेशन और गटेशन में, तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम लें तो जल, ट्रांसपिरेशन में जल जो है वो वाष्प के रूप में निकलता है, जबकि गटेशन में जल जो है वो बूंदों के रूप में बाहर निकलता है। दूसरा, ट्रांसपिरेशन में वाष्पोत्सर्जन में ये रंध्रों द्वारा होता है, जबकि गटेशन में जल रंध्रों, जिसे हम हाइडरथोड कहते हैं, उसके द्वारा होता है। तीसरा पॉइंट है प्रकाश एवं उच्च तापमान पर वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है वो हमेशा प्रकाश में होगी, यानी कि लाइट में दिन में होती है, और उच्च तापमान पे ज्यादा दर होती है। जितना ज्यादा तापमान होता है उतना ज्यादा वाष्पोत्सर्जन की दर होती है। जबकि गटेशन जो है वो कम प्रकाश में रात के टाइम ये होता है और कम तापमान पे ये पाया जाता है। चौथा बिंदु है कि ट्रांसपिरेशन में जल वाष्प जो है वो शुद्ध होता है, इसमें कोई जो मिनरल्स है वो साथ में नहीं निकलते, जबकि गटेशन में जल में खनिज, शर्करा, अमीनो एसिड ये पाई जाती है। जो बूंदे हैं ये सिर्फ जल ना होके, H2O ना होके, साथ में कभी अमीनो एसिड की मात्रा, कुछ मिनरल्स ये भी बाहर निकलते हैं। वाष्पोत्सर्जन जो है वो एक नियंत्रित क्रिया है, ये कंट्रोल्ड उस एनवायरनमेंट में होती है, जबकि गटेशन जो है वो अनियंत्रित है। ये अनियंत्रित है, कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, और इसमें ट्रांसपिरेशन जो है वो हमेशा पैसिव ज्यादा रहता है। पैसिव इसमें जो है एटीपी कोई खर्च नहीं होता, जबकि गटेशन में एटीपी जो है वो भी खर्च होता है। तो ये मुख्य अंतर दोनों में है। तो वाष्पोत्सर्जन के साथ ही हमारा ये जो प्लांट वाटर रिलेशन का जो टॉपिक है वो काफी पूरा हो गया है। अब हम लेंगे मिनरल एब्जॉर्प्शन, वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। धन्यवाद।